दोस्तों, फिर से स्वागत है एटम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लेके आए हैं पार्ट टू। किसका पार्ट टू? पिछली क्लास में आपको बताया गया था मौसम और जलवायु का जो पहला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया था, और अब लेके आए हैं मौसम और जलवायु का पार्ट टू, जिसमें जो पार्ट टू में वो पोर्शन है जो पहले है, जो मौसम और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक थे या मौसम को प्रभावित करने वाले कारक थे। तो उसमें 3-4 कारक है, 5-6 कारक कंप्लीट हो गए थे। अब उसके बाद में है वो आगे वाले कारकों पर अपन बात करेंगे। तो उसमें है वो है बादल, उन कारकों में है वो है बादल। क्लाउड्स, बादलों का बनना कैसे होता है कि बादलों में क्या होता है कि यहाँ से जैसे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके जो पानी है वो वाष्प के रूप में ऊपर की ओर जाता है, और वहाँ कंडेंसेशन की क्रिया होती है, और उस कंडेंसेशन की क्रिया से वो क्या होता है कि टेम्परेचर है वो डाउन होता है। और टेम्परेचर डाउन होने से क्या होगा कि वहाँ जो वाष्प के रूप में या वेपर के रूप में जो भी जो वाष्प गई थी ऊपर, वो बादलों के रूप में एक जगह इकट्ठी होकर के और फिर वायुमंडलीय दाब के कारण है वो नीचे की ओर वापस वर्षा के रूप में आती है। तो इस प्रकार अपन बादलों के बारे में बात करेंगे। तो पहला है वो है सीरस, है ना, जिसको अपन बोलते हैं तितर पंखी। तितर पंखी, ये क्या होता है कि इस प्रकार के बादल है वो ज्यादा ऊंचाई पे पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो बादल है वो अधिक ऊंचाई पे पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले बादल। ठीक है, अब उसके बाद में क्या इसके और क्या लक्षण है? जो सीरो या तितरपंखी होते हैं उन बादलों के लक्षण ये है कि जो सूर्य अस्त व सूर्योदय के समय लाल रंग के दिखाई देते हैं। लाल रंग के दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार है कि जो बादल है वो सीरस या फिर जो तितरपंखी बादल है वो इस प्रकार होते हैं कि ये सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं, और ये सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय लाल रंग के दिखाई देते हैं। अब अपन बात करते हैं वो दूसरे बादलों की। देखो, ये इंपॉर्टेंट बादल है, वो ही बताए जा रहे हैं जो आपके काम लायक है। अब दूसरा है, उस बादलों के बारे में अपन बात करेंगे, तो वो है जो कुमुलस बादल है। कुमुलस, तो ये क्या है कि ये जो बादल है ये एक तरह की क्या है कि जो फूलगोभी है उसके समान है, उसकी संरचनाएं दिखाई देती है। और ये क्या होता है कि जैसे अभी गर्मियों के दिन है तो गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि ये बादल दिखाई देते हैं। साधारणतः गर्मियों के दिनों में दिखाई देते हैं। फिर इसके लक्षण क्या है? इनकी संरचना फूलगोभी के समान होती है, समान होती है। तो ये इस प्रकार के जो बादल है। अब यदि अपन तीसरे बादल की बात करते हैं तो वो है निम्बोस्ट्रेटस। देखो, ये बादल है ना, ये बहुत काले और घने बादल होते हैं। तो इस प्रकार के जो बादल होते हैं इनसे वर्षा होती है। तो ये बादल किसके लिए उत्तरदायी है? वर्षा के लिए उत्तरदायी। ठीक है, वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब उसके बाद में बात करते हैं चौथा जो बादल का प्रकार है उसमें आता है कुमुलो निम्बस। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के बादलों से क्या होता है
कि जो ओले गिरते हैं, अधिक बिजली चमकती है, तो इस प्रकार के जो बादल होते हैं वो कुमुलो निम्बस होते हैं। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि वह कौन से बादल का प्रकार है जो ओले बरसाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो अपन बात करते हैं ओले व अधिक बिजली का चमकना, है ना। इस प्रकार की जो क्रियाएं होती है वो किस में होती है, कुमुलो निम्बस में होती है। तो ये 4 प्रकार के बादल है, ये आपको समझ में आ गए होंगे। पहला है वो कौन सा है, सीरस या तितर-पंखी। ये क्या होते हैं, सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं और तितर के पंखों की जैसे मतलब एक तरह की बिखरे हुए पंख सी दिखाई देते हैं, सफेद सफेद, और पंखों की तरह उनकी संरचना होती है। और ये सूर्य उदय और अस्त के समय लाल रंग के होते हैं। उसके बाद में दूसरी बात करते हैं वो कुमुलस। तो कुमुलस के किस प्रकार के होते हैं, फूल गोभी जैसी संरचना होती है और गर्मियों के दिनों में साधारणतः अपन देख लेते हैं। इसके अलावा बात करते हैं निम्बो स्ट्रेटस, जो तीसरा है निम्बो स्ट्रेटस है। ये क्या है, वर्षा के लिए उत्तरदायी है, वो बादल है। उसके बाद में कुमुलो निम्बस, तो ये ओले या अधिक वर्षा या अधिक बिजली चमकने के लिए उत्तरदायी बादल है। तो ये बादलों के प्रकार हो गए। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं वो है वर्षा। वर्षा क्या है और वर्षा का दिन किसे कहते हैं, तो इसके बारे में देखते हैं अपन। वर्षा, रेन। यदि अपन बात करते हैं कि जो रेन है और तो उसका यदि अपन बात करते हैं कि रेन का जो आकार है, जो बूंद है, वो पानी की बूंद है, उसका आकार है, उसको कितना होना चाहिए उसका आकार, तो वो है कि जो रेन है या वर्षा है, वर्षा की बूंदों का आकार, वर्षा की बूंदों का आकार 0.5 या अधिक या इससे अधिक व्यास व्यास को वर्षा कहते हैं। ठीक है, जो वर्षा की जो बूंदे हैं उनका आकार है 0.5 या इससे अधिक यदि व्यास है उनके आकार, जो बूंद है उसका आकार, तो उसको क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। यदि इसके अलावा अपन बात करते हैं कि यदि इससे कम जो व्यास वाली होती है तो उनको क्या कहते हैं, है ना, 0.5 से कम व्यास वाली पानी की बूंद को क्या कहते हैं अपन, बूंदाबांदी, है ना, बूंदाबांदी, है ना। और या फिर उसको बोल सकते हैं अपन ड्रिजलिंग भी कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में अपन बात करेंगे वो वर्षा का दिन, है ना, वर्षा का दिन, रेनी डे, वो किसे कहते हैं, रेनी डे। ठीक है, तो अपन यदि वर्षा उस दिन हो रही है तो अपने को क्या पता चलेगा या अपने को क्या अंदाजा लगाए या उसका क्या मापन है, एक क्या क्राइटेरिया है जिससे ये पता लगे कि आज है वो वर्षा का दिन है। तो उसके लिए अपने को कुछ मेजरमेंट का एक क्राइटेरिया है, उसमें ये बताया गया है कि 24 घंटे में 24 घंटों में 24 घंटों में 2.5 mm या इससे अधिक वर्षा का होना। ठीक है, 2.5 mm या इससे अधिक वर्षा का होना 24 घंटे में, उसको क्या बोलेंगे अपन, रेनी डे या वर्षा का दिन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके अलावा यदि अपन बात करते हैं कि फसल वर्षा दिन किसे कहते हैं। ठीक है, फसल वर्षा दिन, ये क्या होता है, ये होता है 24 घंटों में 5 mm या इससे अधिक वर्षा का होना, वो क्या कहलाता है, फसल वर्षा दिन कहलाता है।
तो ये इस प्रकार समझ में आ गई होगी वर्षा क्या है, वर्षा की बूंदों का आकार क्या है, वर्षा का दिन किसे कहते हैं, और वर्षा जो फसल वर्षा है वो किसे कहते हैं। अब इसके अलावा अपन बात करते हैं अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा, इसका तो नाम सुना होगा एसिड रेन का, एसिड रेन, ठीक है। तो ये अम्लीय वर्षा होती किस कारण से, तो इसमें क्या होता है कि कई प्रकार के वातावरण में कई प्रकार के अम्ल है या कई प्रकार की गैसें होती है जो रिएक्शन करके और कई प्रकार के अम्ल प्रोड्यूस करती है, और वो अम्ल है वो वर्षा के साथ में नीचे की ओर गिरते हैं। यदि अपन बात करते हैं कि जो सामान्य वर्षा है, सामान्य वर्षा जल का पीएच कितना होता है, जल का पीएच मान है वो 5 से लेके 5.5 पीएच होता है। जो सामान्य वर्षा जल का पीएच मान होता है वो कितना होता है, 5 से लेके 5.5 होता है। यदि अपन बात करते हैं कि एसिड रेन, मतलब जो एसिड रेन होता है तो उसका अम्लीय वर्षा का जो पीएच है वो कितना होता है, अम्लीय वर्षा का पीएच है वो कितना होता है, वो होता है 4 से कम, है ना। जो 4 पीएच है उससे कम यदि उसका पीएच मान है तो क्या है, जो अम्लीय वर्षा हो रही है। और इसके लिए कौन कौन सी गैसें हैं वो उत्तरदायी है, ठीक है। तो जो अम्लीय वर्षा के लिए है वो गैसें हैं, वो कौन कौन सी गैसें हैं वो उत्तरदायी है। यदि अपन बात करते हैं SO2 है वो इसके लिए अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है, और इसके अलावा है वो करती है NO2, ठीक है। और इसके अलावा ये 2 प्रकार की जो गैसें हैं ये क्या है, रिएक्ट करके H2O से रिएक्ट करके और अम्लीय वर्षा करती है। और इसमें कौन कौन से अम्ल है वो प्रोड्यूस होते हैं, तो अम्ल है कि अम्ल की बात करते हैं तो उसमें है एक तो H2SO4, H2SO4, है ना, और एक तो H2SO4 जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है वो प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा है वो होता है HNO3, ठीक है। तो इस प्रकार जो जल से रिएक्शन करके ये 2 प्रकार के अम्ल बनते हैं और ये गैसें होती है और इनका पीएच मान इस प्रकार होता है, ये अम्लीय वर्षा है। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं कृत्रिम वर्षा। एक शब्द है कृत्रिम वर्षा, ये क्या होती है, कृत्रिम वर्षा। देखो कृत्रिम वर्षा है इसका सबसे पहले है वो उपयोग, या कृत्रिम वर्षा है वो सबसे पहले कहाँ यूज की गई थी, यूएसए में उपयोग किया गया था, इसको बोलते हैं प्रयोग किया गया था, है ना। यूएसए में है वो कृत्रिम वर्षा का प्रयोग किया गया था। अब इस कृत्रिम वर्षा में क्या है कि 2 प्रकार के बादल बनते हैं, और वो 2 प्रकार के बादल है वो कौन कौन सी गैसों से बनते हैं तो उनके बारे में अपन बात करते हैं। कि जो एक प्रकार का बादल होता है वो तो होता है ठंडा बादल और दूसरा है गर्म बादल। तो अपन बात करते हैं जैसे ठंडे बादल की, ठंडे बादल। तो ठंडे बादल है वो किससे बनते हैं, वो किस प्रकार, जैसे AgI है मतलब सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, ठीक। तो ये सिल्वर आयोडाइड के कारण है वो जो ठंडे बादल बनते हैं और उन ठंडे बादलों से वर्षा होती है। अब उसके बाद में बात करते हैं अपन गर्म बादल। तो गर्म बादल बनाने होते हैं तो उसके लिए है NaCl है, उस केमिकल को काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार के रसायन है उसका उपयोग किया जाता है। अब उसके बाद में अपन बात करेंगे वर्षा मापी यंत्र। तो वर्षा मापी यंत्र है वो उस यंत्र को क्या कहा जाता है, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जो वर्षा मापी यंत्र है, वर्षा मापी यंत्र उसको क्या कहते हैं, रेन गेज। तो आपको इतना ध्यान रखना है, रेन यानी वर्षा होती है तो रेन गेज क्या है, वर्षा मापी यंत्र है। और ये क्या होता है कि एक ऐसा डिब्बे का सी आकार होता है और इस पे क्या है मार्किंग होती है, और इस प्रकार की जो मार्किंग होती है तो इसमें जो वर्षा होती है तो इसका व्यास है उसका मेजरमेंट करके और इसकी कैलकुलेशन करके और वर्षा का मापन किया जाता है। और सामान्यतः यदि अपन वर्षा के मापन की बात करें कि वर्षा का मापन है कितने बजे करते हैं, तो वर्षा का मापन है सुबह की बात करते हैं तो 8:30 बजे किया जाता है। और यदि दोपहर बाद वर्षा का मापन किया जाता है तो वो किया जाता है दोपहर के 2 बजे के आसपास है वो वर्षा का मापन किया जाता है।
अब अपन बात कर रहे थे जो रेन गेज की, तो रेन गेज आपको समझ में आ गया होगा। एक डिब्बे का अपन घर पर भी ये मेजरमेंट करना चाहे तो यदि आयताकार कोई भी डिब्बा है तो उसमें बाहर रख देते हैं और उसमें कितना पानी है वो गिर रहा है, तो इस प्रकार है वो अपन वर्षा का मापन है वो स्केल द्वारा भी कर सकते हैं। अब यदि अपन बात करते हैं कि जो रेन गेज है वो बना हुआ होता है तो उसकी चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, तो उसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई है वो 12.7 इंटू 30 सेंटीमीटर है। तो ये तो होती है चौड़ाई और ये होती है ऊंचाई। तो इस प्रकार का ये डिब्बा बना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार इसकी जो मापन का जो मेजरमेंट होता है वो होता है। अब अपन बात करते हैं कि जो ओस है, जो ओस होती है वो क्या होती है कि जो वर्षा से है वो बारीक बूंदे होती है, वर्षा के से कम व्यास वाली बूंदे होती है पानी की, वो ओस होती है। अब अपने को इतना ही ध्यान रखना है कि ओस मापी यंत्र को क्या बोलते हैं, उसको लिखते हैं अपन ओस मापी यंत्र। ओस मापी यंत्र को क्या कहते हैं, ड्रोसोमीटर। जो ओस मापी यंत्र होता है उसे क्या कहते हैं, ड्रोसोमीटर कहते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। वर्षा के बारे में सामान्य जानकारी है, वर्षा क्या है, कृत्रिम वर्षा क्या है, किस प्रकार के बादल है, और इसके अलावा है वर्षा का मापन किससे किया जाता है, और इसको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे, वो करेंगे जो अगला पॉइंट रहेगा वो है पाला। पाला है साधारणतः है वो सर्दियों में गिरता है, आपको सभी को पता है। और पाला है उसको बचाव के लिए क्या क्या उपाय अपनाए, और जो पाला गिरता है उस समय है वो पत्ती का तापमान कितना होता है और पत्ती का कलर है वो किस प्रकार का हो जाता है, यदि पाले से वो झुलसी हुई है तो उसके बारे में अपन लिखते हैं। अब अपन बात करेंगे, आओ इसके पाले के बारे में बात करेंगे अपन। पाला फ्रोस्ट, ठीक है। तो पाले में क्या होता है कि यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे कम तापमान पर पानी का बर्फ के रूप में जमना, ठीक है। ये इस प्रकार मतलब पाले की एक तरह की परिभाषा मान लो, या आपको इतना जान रखना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर है वो पानी था, उसको क्या है कि बर्फ के रूप में जम गया, तो वो एक तरह का क्या है पाला। अब ये नुकसान कैसे करता है इसके बारे में बता रहा हूं मैं डायग्राम बना करके। जैसे ये पत्ती है तो जो लीव्स है इसके अंदर क्या है, कोशिका है, सेल है। तो इस कोशिका में क्या है कि जो पानी था वो क्या है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होने पर क्या होता है कि ये बर्फ के रूप में जम गया। मान लो कि ये पूरी जो कोशिका थी इनमें जो पानी था वो बर्फ के रूप में जम गया। अब क्या होगा कि जैसे ही टेम्परेचर वापस बढ़ेगा, बर्फ का जो आयतन के जो जल और बर्फ के आयतन में भी डिफरेंस रहता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये क्या होगी कि ये कोशिका है वो एकदम से टेम्परेचर बढ़ने से क्या है बर्फ है वो क्रैक होगी, और क्रैक होने से कोशिका फट जाएगी, और कोशिका फट जाने से क्या होगा कि जो पूरी पत्ती है वो डैमेज हो जाएगी। तो इसके लक्षण क्या कह सकते हैं अपन कि जो पत्तियों का पीलापन है, पत्तियों का पीलापन है वो किसके कारण होता है, पाला के कारण होता है। और पाला गिरता कब है, यदि अपन बात करते हैं पाला है सामान्यतः दिसंबर के अंत से लेकर के और जनवरी के मिड तक है वो पाला गिरता है। और ये क्या है कि जो ठंडी हवाएं चलती है उस समय यदि अपन पाले की पहचान करें कि आज है पाला वो गिरने वाला है, तो उसकी पहचान कैसे करें, साधारणतः है वो दिन का जो तापमान है वो नॉर्मल रहता है। सुबह के समय क्या होता है कि हवाएं चलती है और दोपहर बाद है एकदम से हवाओं का बंद होना और पारे का एकदम से गिरना। पारा किसमें काम में ले रहे थे अपन, मरकरी, और पारा किसमें काम में ले रहे थे, जब अपन यदि बात करते हैं किसकी मिनिमम
जो थर्मामीटर है, न्यूनतम जो तापमापी है और जो अधिकतम तापमापी है, उनमें अपन जो काम में ले रहे थे, अधिकतम तापमापी में काम में लेते हैं मरकरी या पारा, तो पारे का एकदम से गिरना या फिर उसके बाद में जो सुबह के समय में जो हवाएं चल रही है वो एकदम से रुकना और मौसम का साफ होना, इसका मतलब ये इंडिकेशन है कि शाम को पारा जो पाला है वो गिरेगा। और उस पाले के बचाव के लिए अपन क्या क्या उपाय अपनाए, तो अपन वो लिखते हैं पाले के बचाव के उपाय। इसमें पहला है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है, H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग, है ना। और H2SO4 की मात्रा कितनी काम में ले, 0.1% है H2SO4 अपन काम में लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये एक बार पूछा गया था जेड 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि H2SO4 की निम्न में से कितनी मात्रा है वो पाले के बचाव के लिए काम में लेते हैं। यदि H2SO4 कहीं पर भी आता है आपके एग्रीकल्चर में, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि 0.1% ही इसकी मात्रा काम में ली जाती है। अधिक मात्रा से क्या होगा कि फसल को नुकसान होगा। तो जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करके अपन पाले से बचा सकते हैं। दूसरा है कि अपन सिंचाई करके, है ना, अब सिंचाई करके कैसे पाले से बचाते हैं कि सिंचाई करने से क्या होगा कि जो पत्ती का तापमान है वो नियर अबाउट 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है वो बढ़ जाएगा। 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने से क्या होगा कि जो बर्फ है उसका जमना नहीं होगा, और बर्फ नहीं जमेगी तो क्या होगा कि पाले से कोई नुकसान नहीं होगा। और इसमें सामान्यतः सिंचाई में कौन सी विधि है पाले के बचाव के लिए उपयोगी है, ये भी कहीं क्वेश्चन पुटअप होता है। ये है वो है फव्वारा विधि। फव्वारा विधि, यदि इस विधि का उपयोग करते हैं अपन, तो इस विधि का प्रयोग करने से क्या होगा कि पाले से अपनी फसल को कोई नुकसान नहीं होगा। अब उसके बाद में तीसरी है वो है धुआं करके। धुआं करके, अब ये धुआं है ये कब की जाती है, बस इतना ध्यान रखना है कि अपने क्या करते हैं कि खेत के चारों तरफ क्या है कोई भी जो सूखी घास है उसको जला देते हैं और धुआं के रूप में, ताकि वो क्या है कि जो वातावरण है जो अपनी फसलों का वो बना रहे और वो डाउन नहीं हो। ये धुआं है नियर अबाउट है वो 12 बजे के आसपास, रात को 12 बजे जलाई जाती है। मतलब धुआं है वो रात को 12 बजे के आसपास की जाती है, जिससे क्या है कि टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। अब उसके बाद में है वो चौथा कौन सा है, हीटर का प्रयोग करके। हीटर है वो सामान्यतः है वो अपन फसलों के लिए काम में नहीं लेते। हीटर का प्रयोग करके ये है नर्सरी के लिए अपन उपयोगी है। जो भी मतलब जितनी भी जो हाई कॉस्टली होती है नर्सरी के लिए उपयोगी, जो औषधीय प्लांट होते हैं या जो महंगे पौधे होते हैं उनकी जो नर्सरी लगाई हुई होती है, तो उस नर्सरी में यदि टेम्परेचर मेंटेन करना होता है या पाले से बचाना होता है तो उसके लिए हीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार है पाले से बचाव के लिए उपाय भी है। इसके अलावा कई ऐसी फसलें में ऐसी किस्में हैं जिनका अपन प्रयोग करने से वो पाला है उन किस्मों को नहीं लगता, उसको बोलते हैं पाला प्रतिरोधी किस्में, तो उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। पाला प्रतिरोधी किस्में, तो कौन कौन सी फसलों में कौन कौन सी किस्में हैं तो उनको देखते हैं एक बार। यदि अपन चने की बात करते हैं, चना की, तो उसके अंदर क्या है कि जो पूसा है 212 है वो वैरायटी है, वो पाले के प्रति प्रतिरोधी है। इसके अलावा अपन बात करते हैं जैसे तोरिया की, तो उसमें है भवानी है जो पाले के प्रति प्रतिरोधी। इसके अलावा आलू की बात करते हैं तो आलू की जो किस्म है वो है कुफरी शीतमान व कुफरी देवा।
तो ये दो तीन किस्में हैं जो पर्टिकुलर है, वो जो पाले के प्रति प्रतिरोधी है, तो इन किस्मों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। तो ये पाले से बचाव के उपाय भी कंप्लीट हो गए हैं। अब उसके बाद में एक है वो केमिकल का भी यूज कर सकते हैं, वो ऐसे उस केमिकल को ज्यादा काम में नहीं लेते, इसलिए उसका जिक्र अपन ज्यादा नहीं करेंगे। अब उसके बाद में अपन बात करेंगे मानसून की। मानसून है वो कितने प्रकार के होते हैं और कौन से मानसून से है वो कब बारिश होती है, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। मानसून, जो मानसून शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। और ये किससे बना है, ये मौसम से बना है। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है। मानसून क्या है, अरबी भाषा का शब्द है और ये किससे बना है, ये मौसम से बना है। यदि अपन बात करेंगे कि मानसून है वो कितने प्रकार के हैं, तो मानसून है वो सामान्यतः है भारत में दो प्रकार के मानसून आते हैं, एक तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है और दूसरा है उत्तरी पूर्वी मानसून। मानसून के प्रकार, मानसून के प्रकार में पहला है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, तो ये मानसून है, ये इससे क्या होती है, ये अपने भारत में सर्वाधिक वर्षा है ये इस मानसून से होती है। दो प्रकार के मानसून में पहला है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, तो इस मानसून से है वो 80% वर्षा है वो इसी मानसून से होती है, और 20% जो वर्षा है वो उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मानसून कौन सा है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि निम्न में से वह कौन सा मानसून है जिससे सर्वाधिक वर्षा होती है, या भारत में होने वाली वर्षा निम्न में से किस मानसून से होती है, तो ये कौन सा है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। या इसको बोल सकते हैं अपन वर्षाकालीन मानसून भी कहते हैं, इसको वर्षाकालीन मानसून, वर्षाकालीन मानसून भी कहा जाता है। और ये मानसून है वो यदि अपन बात करते हैं कि इंडिया में है या भारत में कब एंटर होता है, तो ये मानसून है भारत में है वो उसका प्रवेश है वो 1 जून को होता है ना। और इसका प्रवेश 1 जून को कहाँ होता है, ये केरल में होता है, और केरल से होते हुए फिर पूरे भारत में ये धीरे धीरे मानसून का फैलाव होता है। तो इसको अपन बोल सकते हैं मानसून का प्रवेश द्वार भी कह सकते हैं केरल को। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि केरल में मानसून कब आता है, या मानसून का आगमन है वो कब होता है, या कौन से राज्य में सबसे पहले होता है, तो वो किसमें होता है, केरल में होता है। और इसके अलावा यदि अपन बात करते हैं कि राजस्थान में मानसून का प्रवेश, राजस्थान में है वो मानसून का प्रवेश है वो नियर अबाउट है वो 17 से लेके और 20 जून के आसपास होता है। और वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है, यदि अपन डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो जो झालावाड़ है वहां सबसे पहले है मानसून की एंट्री होती है, और एंट्री होने के बाद में पूरे राजस्थान में है मानसून फैलता है। तो नियर अबाउट है वो जून के अंत तक पूरी तरह मानसून फैल जाता है। अब एक और चीज आती है कि राजस्थान में है वो वर्षा कम क्यों होती है। राजस्थान में है वर्षा कम होने के कई कारण है। वह एक तो क्या होता है कि राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है तो उसके कारण से भी वर्षा का जो पश्चिमी है वो पूर्वी क्षेत्र है उसमें डिफरेंस रहता है, क्योंकि पूर्वी क्षेत्र में है वो अरावली को पार करके या उसके समानांतर जो हवाएं हैं वो गति करके, और पूर्वी क्षेत्र में वर्षा ज्यादा होती है और पश्चिम क्षेत्र में वर्षा का कम होने का ये भी एक कारण है। और ये क्या है कि राजस्थान में है वो मानसून का अंत, या अपन बोल सकते हैं कि मानसून की समाप्ति
मानसून की समाप्ति है वो कब होती है? वो होती है 31 सितंबर को होती है, 31 सितंबर को, है ना। तो यदि इसके अलावा अपन बात करते हैं कि मानसून है वो राजस्थान में है कितने दिन रहता है, तो मानसून है वो राजस्थान में है वो नियर अबाउट 40 से 60 दिन का ही रहता है, केवल 40 से 80 दिन का रहता है। और इसके अलावा है 80 दिन में अपने को जो भी कुछ क्रॉप लेनी होती है तो वो क्रॉप लेकर के और अपने प्रोडक्शन ले सकते हैं। यदि अपन भारत की बात करते हैं तो भारत में क्या है कि मानसून के दिन है वो नियर अबाउट है 100 से लेके और 120 दिन के रहते हैं, और 100 से लेके 120 दिन में क्या है कि ये मानसून है वो पूरे भारत में रहता है, लेकिन राजस्थान में ओनली 40 से लेके 80 दिनों के भीतर ये अपना जो कार्यक्रम है समाप्त कर लेता है। वर्षा का जो आना, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो वर्षा है वो या उस दक्षिण पश्चिम मानसून है उससे सर्वाधिक वर्षा होती है कितनी परसेंट? 80%। और जो मानसून है उसका प्रवेश है वो कब होता है? 1 जून को केरल में होता है, राजस्थान में 17 से 20 जून को झालावाड़ होते हुए एंटर करता है और पूरे राजस्थान में जून के अंत तक ये पूरी तरह फैल जाता है। और इसकी समाप्ति कब होती है? 31 सितंबर को होती है। और यदि अपन औसत दिनों की बात करते हैं तो राजस्थान में मानसून से वर्षा है वो 40 से 80 दिन ही होती है। और भारत की यदि बात करते हैं तो भारत में वर्षा है वो 100 से 120 दिन होती है। यदि अपन औसत वर्षा की बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, औसत वर्षा है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि औसत वर्षा को अपन ध्यान में रखना है। औसत वर्षा, अब यदि अपन बात करते हैं कि राजस्थान की औसत वर्षा, राजस्थान की है वो औसत वर्षा है वो 57.5 है वो सेंटीमीटर है, ठीक है, या इसको बोल सकते हैं अपन 575 mm वर्षा है वो औसत वर्षा है राजस्थान की। यदि अपन बात करते हैं भारत की औसत वर्षा, भारत की औसत वर्षा तो ये है 119.5 सेंटीमीटर, या इसको बोल सकते हैं 195 से। अपन 1200 की ओर ध्यान में रखना है। पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था जेट 2018 में, और इसमें अपने को इतना ध्यान रखना है कि जेट 2018 में क्या है उसने ऑप्शन क्या दिया था? 1200 mm दिया था। अब 1200 mm कई बार कंफ्यूज ऐसे हो गए थे बच्चे कि 1194 या 1195 के आसपास है वो वर्षा होती है, तो अपन 1200 क्यों करें? तो उन्होंने क्या है 1100 ही करके आए थे, तो वो रॉन्ग था, उसका आंसर है वो 1200 mm माना गया था। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जो भी आंसर है नियर अबाउट होता है वो ही उसके करेक्ट माना जाता है। अब अपन बात करते हैं विश्व की औसत वर्षा, तो विश्व की औसत वर्षा है वो कितनी है? विश्व की औसत वर्षा है वो है 1000 mm या 100 सेंटीमीटर, 1000 mm। तो इस प्रकार है वो औसत वर्षा है। तो अपने को ध्यान में रखना है ये जो दक्षिणी पश्चिम मानसून है इससे सर्वाधिक वर्षा होती है, और दक्षिणी पश्चिम मानसून की 2 शाखाएं हैं, अब उन 2 शाखाओं के बारे में बात करेंगे। तब ये अपना जो दक्षिणी पश्चिम मानसून है ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में है वो उत्तरी पूर्वी मानसून की अपन बात करेंगे। दक्षिणी पश्चिम मानसून है उसकी 2 शाखाएं हैं, उसमें से पहले कौन सी है? जो इसे मान लो कि अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा है ना, और दूसरी है बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो इस प्रकार है वो 2 प्रकार की शाखाएं हैं जो अपने राजस्थान में है दक्षिण पश्चिमी या अपने भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, उसकी 2 शाखाएं। अरब सागर की शाखा है उससे है वो 80% वर्षा होती है, और जो बंगाल की खाड़ी है उससे केवल 20% ही वर्षा होती है। जो टोटल 80% वर्षा अपन बता रहे थे दक्षिण पश्चिम मानसून में, उसमें से 80% है वो अरब सागर की शाखा से होती है, और जो 20% है बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। तो इस प्रकार से ये है दक्षिण पश्चिम मानसून है वो कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद में दूसरा है वो उत्तरी पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून। देखो उत्तरी पूर्वी मानसून को क्या है अपन बोल सकते हैं शीतकालीन मानसून भी बोल सकते हैं, शीतकालीन
मानसून। इसके अलावा अपन बोल सकते हैं उसको रिट्रीटिंग मानसून भी बोलते हैं, रिट्रीटिंग मानसून। ठीक है, तो इस प्रकार है, इसके अन्य नाम भी है। और ये जो मानसून होता है इससे क्या होती है कि इससे 20% वर्षा होती है। कितनी? 20% वर्षा। और सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? दक्षिणी पश्चिम मानसून से होती है, अपने को इतना ध्यान में रखना है। और 20% वर्षा किससे होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है, तो आपको इतना ध्यान रखना है। और उत्तरी पूर्वी मानसून है वो, उसका जो आगमन होता है वो पश्चिमी विक्षोभों हैं उनसे होता है। और ये कब आता है? ये नियर अबाउट आता है दिसंबर के अंत से जनवरी के प्रारंभ में। ठीक है, तो जो उत्तरी पूर्वी मानसून है या जो सर्दियों में जो वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उत्तरी पूर्वी मानसून से जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, हर कंपटीशन में पूछा जाता है कि जो सर्दियों में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सर्दियों में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं, सर्दियों में होने वाली वर्षा। ठीक है, ये क्या कहलाती है? मावट कहलाती है। और इस मावट को क्या कहते हैं? रबी की फसलों की सुनहरी बूंद भी कहते हैं। ठीक है, गोल्डन ड्रॉप। ठीक है, तो सुनहरी बूंद भी कहा जाता है। जो ये मावट होती है इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो मावट होती है ये करने का मतलब है जो उत्पादन है ये बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। और इससे क्या होता है कि जो रबी की जो फसलें हैं उसको बहुत ज्यादा नियर अबाउट है 20 to 40% है उत्पादन में बढ़ोतरी मिलती है। और इससे ये बहुत ही अच्छा कारगर होता है, इसलिए इसको जो सुनहरी बूंद भी कहा जाता है, गोल्डन ड्रॉप भी कहा जाता है। अब इसके अलावा क्या होता है कि ये जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश जो राज्य हैं उनमें इसका प्रवेश होता है। तो इस प्रकार है उत्तरी पूर्वी मानसून है, ये समझ में आ गया होगा। और जो मानसून की दो शाखाएं हैं वो भी समझ में आ गई होगी। अब अपने को इतना ध्यान रखना है कि विश्व जो मौसम विज्ञान है वो दिवस कब मनाया जाता है। एक ये भी चीज है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, ये मनाया जाता है 23 मार्च। ठीक है, तो इस प्रकार ये है मानसून है वो कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद में है अपन जो मानसून में कुछ मेन हेडिंगे हैं उनकी बात करते हैं कि जो सबसे लंबा दिन है वो कौन सा होता है और सबसे छोटा दिन है वो कौन सा होता है। यदि अपन बात करते हैं कि सर्वाधिक वर्षा, राजस्थान की बात करते हैं कि सर्वाधिक वर्षा है राजस्थान में कौन सी स्थान पे होती है, तो सर्वाधिक वर्षा है राजस्थान में कहाँ होती है? वो होती है माउंट आबू पे। और यदि ऐसा पूछा जाए कि वह कौन सा राजस्थान का जिला है जिसमें सर्वाधिक वर्षा है, तो वो है जिला है झालावाड़। यदि ऐसा पूछा जाए कि सर्वाधिक भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है, तो वो है जो मौसिनराम है जो मेघालय में है, आपको उसका ध्यान में रखना है। यदि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि सबसे कम राजस्थान में वर्षा वाला जिला है, तो वो जैसलमेर। यदि सबसे जो घटने बढ़ने वाला जो ये तापमान है, तो वो जिला कौन सा है, तो वो है चूरू। सर्वाधिक आंधियां हैं वो गंगानगर में आती है। तो इस प्रकार के जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको नोट डाउन करके और आपको याद करने। अब अपन लिखते हैं सबसे जो बड़ी रात है वो कब होती है, सबसे बड़ी रात। ठीक है, कहने का मतलब है वो रात का जो ड्यूरेशन है वो बड़ा रहता है और दिन का छोटा रहता है, तो वो है 22 दिसंबर
कि सबसे छोटी रात है, जो सबसे बड़ी रात है वो तो 22 दिसंबर को होती है, और सबसे छोटी या अपन बोल सकते हैं सबसे लंबा दिन, है ना, तो वो है 21 जून। ठीक है, तो ये डेट है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ये भी आपने को ध्यान में रखना है। जो दिन और रात है वो बराबर कब होते हैं, दिन और रात बराबर है, जो दिन और रात का जो ड्यूरेशन है वो इक्वल होता है, वो कब होता है, 21 मार्च, या फिर अपन बात करते हैं 23 दिसंबर। ठीक है, तो जो ये टाइम ड्यूरेशन होता है इसमें जो दिन और रात है वो इक्वल होते हैं। और अब कुछ टर्म्स है जिनको अपने को ध्यान में रखना है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे भी गए हैं आईसीआर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, आईसीआर में है, इस प्रकार के टर्म का यूज है वो ज्यादा किया गया है क्वेश्चंस में, और इनको ज्यादा पूछा गया है। अब अपन बात करते हैं आइसो हाइट, आइसो हाइट। ठीक है, अब आइसो हाइट किसे कहते हैं, ये ऐसा पूछा जाता है कि आइसो हाइट निम्न में से है। अब आइसो हाइट है, ये क्या होता है कि समान जो वसा है, समान वसा को मिलाने वाली रेखा, जो रेखा है, जो वर्षा है उसकी जो मात्रा है उसको मिलाने का काम करती है, उसको बोलते हैं आइसो हाइट। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं आइसोथर्म, आइसोथर्म। अब थर्म का मतलब क्या है, थर्मामीटर मतलब टेम्परेचर, तो इसका मतलब क्या है कि समान तापमान, तापमान को मिलाने वाली रेखा, वो क्या कहलाती है, आइसोथर्म। फिर उसके बाद में यदि अपन बात कर रहे हैं तो वो है आइसोबार, आइसोबार। बार में क्या है, बार किसकी यूनिट है, वायुदाब की, है ना, तो जो वायुमंडलीय दाब की बात करते हैं अपन, वायुमंडलीय दाब, है ना, को मिलाने वाली रेखा, है ना, उसको कहते हैं आइसोबार। अब उसके अलावा अपन बात कर रहे थे, जैसे ये क्या होती है कि ये जो क्रम है ये क्या होता है कि एक जो हाइट समान वर्षा वाले या फिर उस लाइन है जो इंडिकेट करती है कि इसमें कौन कौन से जो कितनी वर्षा हुई है, कब कब क्या है, तो उस लाइनों को कहते हैं अपन। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं आइसोनेपस, आइसोनेपस। आइसोनेपस में क्या है कि समान बादलों की संख्या, बादलों की संख्या, तो उसको बोलते हैं आइसोनेपस। अब उसके बाद में बात करते हैं अपन आइसो, ठीक है, नेपस का मतलब होता है बादल, है ना, जो नेपोलॉजी कहते हैं बादलों के अध्ययन को, तो उससे बना हुआ है नेपस। अब आइसोटच, है ना, आइसोटच, समान वायुगति, समान वायुगति मिलाने वाली रेखा, समान वायुगति मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, आइसोटच। तो ये जो इंपॉर्टेंट टर्म है तो वो आपको ध्यान में रखने। अब इसके अलावा जो मेन मेन चीज है वो ही बताई जा रही है, बादलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, उसके बादलों के अध्ययन, अध्ययन उसको क्या कहते हैं, नेफोलॉजी, NEPHO, नेफोलॉजी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो नेफोलॉजी है उसमें किसका अध्ययन करते हैं, बादलों का अध्ययन करते हैं। अब इसके बाद में एक शब्द आता है, वो आपने बहुत बार सुना होगा, अल नीनो, अल नीनो। ठीक है, लीनो और अल नीनो दो शब्द आते हैं, तो ये किससे संबंधित है, कई बार क्वेश्चन इसे पूछा जाता है कि अल नीनो किससे संबंधित है, तो अल नीनो किससे संबंधित है, ये वर्षा से संबंधित है। ये इंडिकेट करता है कि कब या कितनी मतलब वर्षा है, वो जलवायु परिवर्तन क्या है और वर्षा कब होने वाली है या होगी या नहीं होगी। ये क्या है, एक तरह का स्पेनिश भाषा का शब्द है, स्पेनिश भाषा का शब्द है, जिसका मतलब बालक होता है, बालक। अब इसका जो किससे संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, जलवायु
परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है अल नीनो क्या है और ये किससे संबंधित है और किस भाषा का शब्द है और इसका मतलब क्या होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा क्या है कि एक आपको पहले ही बता रहे थे ऑब्जर्वेटरी, है ना, ऑब्जर्वेटरी, है ना, ये क्या है, ये बता रहे थे कि जितने भी यदि मौसम से संबंधित कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है उनको वहां रखा जाता है एक उपयुक्त स्थान पे, और उस उपयुक्त स्थान को क्या कहा जाता है, ऑब्जर्वेटरी कहा जाता है। और उसकी जो यदि अपन लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं तो 55 × 36 होती है। कहने का मतलब क्या होता है कि 55 तो इसकी क्या होती है, जो लंबाई होती है, और 36 है वो चौड़ाई होती है, और ये सभी क्या है, मीटर में है। तो इस प्रकार की जो ये है इसकी जो लंबाई चौड़ाई होती है उसको ऑब्जर्वेटरी कहते हैं। अब इसके अलावा एक और चीज है वो स्टीवेंसन स्कीम, स्टीवेंसन स्कीम। आपको पहले भी बताया था जो थर्मामीटर की है टेम्परेचर की बात कर रहे थे, जो न्यूनतम और अधिकतम तापमान की, तो उसमें एक डायग्राम बनाया था ऐसे, तो उसके अंदर है वो थर्मामीटर है वो रखे जाते हैं, तो उसको स्टीवेंसन स्कीम कहा जाता है। और इसका रंग कैसा होता है, रंग है वो होता है सफेद होता है, ताकि क्या है कि टेम्परेचर वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाए और एक्चुअल टेम्परेचर बता पाए। ठीक है, और स्टीवेंसन स्क्रीन का है वो मुंह है खुलने वाला है, वो किस तरफ रहता है, तो उसका मुंह है वो उत्तरी दिशा की तरफ रहता है और उत्तरी दिशा की ओर ही खुलता है, उसको स्टीवेंसन स्क्रीन बोलते हैं। अब उसमें अपने को एक चीज और थी कि जो न्यूनतम तापमापी था और जो अधिकतम तापमापी था, तो उस पे जो इंडिकेशन मार्क था तो वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का था। तो यदि अपन बात करते हैं न्यूनतम तापमापी, जो न्यूनतम तापमापी था तो उसमें कितने डिग्री सेंटीग्रेड है मार्किंग रहती थी, तो उसमें है उनकी -40 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के, और जो माइनस है +50 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसके ऊपर मार्किंग रहती थी। यदि अपन बात करते हैं अधिकतम तापमापी की, अधिकतम तापमापी, तो अधिकतम तापमापी है उसके ऊपर है मार्किंग है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड से है वो 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहती है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। अब इसके अलावा है अपने कुछ बात करेंगे, वो करेंगे मौसम पूर्वानुमान। ये आपको पहले भी बताया गया था कि मौसम पूर्वानुमान है ये बहुत ही जरूरी है। क्योंकि है वो किसानों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये मौसम पूर्वानुमान है, वेदर फोरकास्टिंग है, ये किसान की जो फसल पद्धति है या किसान से जो आने वाली समस्याएं हैं जैसे ओले गिरना या वर्षा का अधिक होना, तो इस प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए या अवेयरनेस के लिए या जो किसानों की जागरूकता के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में अपन बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान। मौसम पूर्वानुमान, वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, तो ये वेदर फोरकास्टिंग है। ये जब आपको 3 इंस्टीट्यूट बताए गए थे, एक तो पुणे वाला बताया गया था, एक WMO बताया गया था और एक नई दिल्ली वाला बताया गया था। तो ये खुद जो 3 इंस्टीट्यूट है ये अलग अलग है, ये पूर्वानुमान बताते हैं। यदि अपन बात करते हैं पहले पूर्वानुमान की, तो वो है लघु अवधि पूर्वानुमान, लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान। जो लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान होता है तो इसमें क्या होता है कि 72 घंटे के लिए ही पूर्वानुमान लगाया जाता है। कहने का मतलब 72 घंटे में आने वाले जो 72 घंटे में उसमें क्या क्या होने वाला है उसके लिए पूर्वानुमान लगाते हैं। इसको अपन बोल सकते हैं 1 से 3 दिन के लिए भी, है ना। तो 1 से जो 3 दिन का जो पूर्वानुमान होता है वो किस में आता है, लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान में आता है। और ये जो पुणे महाराष्ट्र है, पुणे जो महाराष्ट्र है, कौन सा इंस्टीट्यूट है, ये था अपना जो IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसके द्वारा डिसाइड होता है। और उसके बाद में जो दूसरा है वो है मध्यम अवधि पूर्वानुमान। तो जो मध्यम अवधि पूर्वानुमान होता है ये पूर्वानुमान है वो 3 से लेके 10 दिन की अवधि का लगाया जाता है। आपको बस ये अवधि ध्यान में रखनी है
कि कौन से जो पूर्वानुमान में कितनी अवधि होती है। जो 3 से लेकर 10 दिन की जो अवधि का जो भी मौसम का पूर्वानुमान लगाना होता है तो वो मध्यम मौसम पूर्वानुमान में आता है। और इसके अलावा ये कहाँ से डिसाइड होता है, ये नई दिल्ली से डिसाइड होता है। और ये किसानों के लिए उपयोगी की भी है ना, किसानों के लिए उपयोगी, किसानों के लिए उपयोगी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से वह कौन सा जो पूर्वानुमान है जो किसान के लिए उपयोगी है। तो जो मध्यम अवधि जो मौसम पूर्वानुमान है ये उपयोगी है। अब तीसरा है वो है दीर्घ अवधि, दीर्घ अवधि मौसम पूर्वानुमान। तो इसमें क्या होता है कि मोर देन 10 दिन, मतलब 10 दिन से अधिक की अवधि का जो मौसम के बारे में बताते हैं तो किसमें आता है, दीर्घ अवधि मौसम पूर्वानुमान में आता है। और इसमें क्या होता है कि ये भी कहां से डिसाइड होता है, ये भी पुणे महाराष्ट्र से डिसाइड होता है, जो क्या है वहां पे IMD है। और इसमें क्या होता है कि जो दीर्घ अवधि मौसम पूर्वानुमान है इसके अकॉर्डिंग क्या है, किसान है वो अपनी फसल पद्धति डिसाइड करता है। तो ये किसके लिए उपयोगी है, फसल पद्धति के लिए उपयोगी है, फसल पद्धति के लिए उपयोगी। तो फसल पद्धति के लिए इनमें से कौन सा उपयोगी है, तो आपको ध्यान में रखना है दीर्घ अवधि मौसम पूर्वानुमान। तो इस प्रकार है अपने जो मौसम और जलवायु का है वो चैप्टर है, जो पार्ट 2 है वो कंप्लीट हुआ है। अब इसके बाद में अपन लेके आएंगे नए वीडियो, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहे। और इसमें जो भी कुछ समझ में नहीं आया है वो आपको कमेंट के रूप में या अपन पर्सनली कॉल के रूप में आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू।